हेलो, वेलकम ऑन DCI रिसर्च सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऑल अबाउट ऑफ रैम के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रैम के बारे में नॉलेज देंगे हम, जिसके अंतर्गत इन टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की है, रैम क्या होती है, रैम कितने प्रकार की होती है, रैम कैसे काम करती है, हम रैम को आइडेंटिफाई कैसे करें, मैनी मोर आपको रैम से संबंधित इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप इन सभी टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज ए जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। जैसे आदमी का दिमाग होता है, ठीक उसी प्रकार मेमोरी को माना गया है, क्योंकि आदमी जो भी सोचता समझता है, यानी जो याददाश्त होती है वो उसके मेमोरी के अंदर, ब्रेन के अंदर स्टोर होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो उसका ब्रेन कहलाती है। लिखा हुआ इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी इसका यूज़ जो है, मतलब मेमोरी का यूज़ जो होता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करने के लिए हम कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, यानी एक स्पेस होता है, स्टोरेज स्पेस होता है जिसके अंदर वेयर डाटा इज टू बी परस्यूज्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। मतलब जो भी डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा डाटा इस स्पेस के अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जो कि हम अभी आगे आपको बताएंगे। जैसे आपने पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये सारी मेमोरी हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में हम आपको सिर्फ रैम के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। मेमोरी के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि मेमोरी एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर होती कितनी है। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे टॉपिक आते हैं रोम, और रोम के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं, पी रोम, ई रोम, EEP रोम। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ रैम के बारे में नॉलेज देनी है। और प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है रैम। रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पहली मेमोरी होती है, यानी सबसे पहले डाटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद डाटा अनदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर ट्रांसफर होता है, चाहे वो पेन ड्राइव हो, CD हो, DVD हो, ETC। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये सभी स्टोरेज डिवाइस होती हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन मेमोरी टाइप। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का आपने नाम जरूर सुना होगा, और साथ में सुना होगा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है? पहले बात का मतलब समझते हैं कि वोलाटाइल का मतलब होता है जिस उड़ना, जैसे पेट्रोल होती है, पेट्रोल होता है वो उड़ जाता है, हवा उड़ जाती है, यानी वोलाटाइल कोई भी चीज़ जो उड़ जाती है उसे हम वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। वोलाटाइल मेमोरी जिसमें से डाटा उड़ जाता है। लिखा हुआ है वोलाटाइल मेमोरी रिक्वायर्ड पावर टू मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी जो वोलाटाइल मेमोरी है वो पावर की रिक्वायर करती है, मतलब पावर की रिक्वायरमेंट करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। यानी जो रैम होती है, रैम इसका एग्जाम्पल है। यदि रैम के अंदर कोई पावर है तब तक उसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। यदि रैम के अंदर से पावर चली जाती है तो रैम के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं रह सकता। आगे लिखा हुआ है इट्स रिटेन इट्स कंसेप्ट वाइल पावर्ड इज ऑन। जब तक इसके अंदर पावर ऑन है तब तक ये अपने डाटा को सुरक्षित रख सकती है। बट व्हेन द पावर इज इंटरप्टेड द स्टोर डाटा इज क्विकली लॉस। जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर था, अगर पावर चली जाती है तो वो डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, समथिंग में कोई फाइल बनाई आपने और वो सेव नहीं की है। करंट टाइम में आपने जो भी जितना भी लंबा चौड़ा डाटा बनाया हो और वो आप सेव करना भूल जाते हो और अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जब आप दोबारा से कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो वाली फाइल जो आपने सेव नहीं की है वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? जब तक आप करंट टाइम में कोई डाटा परस्यूज कर रहे होते हो, चला रहे होते हो, एक्सेस कर रहे होते हो, वो रैम के अंदर ही शो होता है। और रैम जब तक उसमें कंप्यूटर ऑन है, जब तक पावर ऑन है तो आपके डाटा को दिखाती रहेगी। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया तो आपके डाटा को दिखाना वो बंद कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पावर के ऑफ होने के बाद भी आपके डाटा को स्टोर रख सकती है। इसके एग्जाम्पल हम अनेक ले सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ले सकते हैं, पेन ड्राइव ले सकते हैं, CD, DVD, वो टाइप की रैम सेकेंडरी मेमोरी होती है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब आगे और बात कर लेते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक रैम।
रैम की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और साथ में आपको बताऊं, मेमोरी तो होती है लेकिन ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए इसमें अंदर डाटा स्टोर होता है, वही जब तक पावर ऑन है। परमानेंटली इसके अंदर हम डाटा स्टोर करके नहीं रख सकते। लिखा हुआ है रैम इज द हार्डवेयर इन ए कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी रैम जो है एक हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर डिवाइस का, एंड इट्स यूज टू रन ओएस एंड ऑल प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो ओएस होती है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनको रन कराने का काम रैम के द्वारा किया जाता है। यदि रैम ही नहीं हो गई तो आप किसी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्पेस तो हार्ड डिस्क में भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क का डाटा जब तक रैम में नहीं आएगा तब तक वो उसको डिस्प्ले में प्रेजेंट नहीं कर सकती। इसका मैं यहाँ पर आपको बाय प्रैक्टिकली एक एग्जांपल समझा सकता हूँ। मेरे पास इतना स्पेस है, मान लो ये कुछ लंबाई चौड़ाई में स्पेस है और मुझे इसमें डाटा रखना है, तो मैं ऐसे डाटा रख सकता हूँ। ये मैंने ये डाटा रख दिया, एक डाटा ये रख दिया, एक डाटा ये रख दिया, मैंने 3 डाटा रख दिया। मान लो एक MB का एक डाटा, मतलब 3 MB डाटा मेरा यूज़ हो चुका है। मान लो मेरी टोटल ही 10 MB का स्पेस है मेरे पास, तो मैं 10 MB तक का डाटा इसके अंदर रख सकता हूँ। यदि मेरे पास 1 GB का स्पेस है तो 1 GB तक की प्रोग्राम का फाइलें मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। यदि मेरे पास 4 GB का रैम है तो मैं 4 GB तक का डाटा रन कर सकता हूँ। देखें, एक होती है हार्ड डिस्क HDD और एक होती है रैम। जितने भी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है किसी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि हार्ड डिस्क की जो रीड और राइट मेमोरी होती है या रीड और राइट स्पीड होती है वह अकॉर्डिंग टू रैम स्लो होती है। तो इससे डाटा आता है रैम के अंदर और रैम जो है फटाफट जल्दी से इस डाटा को रीड और राइट कर सकती है, और रीड और राइट करने के बाद CPU को ट्रांसफ़र कर देती है। CPU उसको आगे परस्यूज करके हमें मॉनिटर में प्रेजेंट करता है। तो रैम एक स्पेस होता है, जितना स्पेस आपकी रैम में है उतने स्पेस का आप प्रोग्राम रन करके देख सकते हो। ये एक एग्जांपल हो गया हमारी रैम का। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, दैट मीन्स मतलब इसके अंदर तब तक डाटा ही स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। यदि किसी कारणवश कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो रैम में जो भी डाटा करंट टाइम में चल रहा था वो लॉस हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ रैम, मतलब रैम की टेक्नोलॉजी कब कब आई है। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि सबसे पहली जो रैम आई थी वो कब बनी थी, उसका नाम क्या था, या अलग अलग पूछा जा सकता है कि DDR SD रैम का इन्वेंशन कब हुआ था या DDR3 का इन्वेंशन कब हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, जो सबसे पहले रैम बनी थी या जो पहली टेक्नोलॉजी रैम की आई थी उसे हम बोलते थे FPM, फास्ट पेज मोड। ये 1990 में बनी थी, 1990 के अंदर। इसके बाद 94 में बनी EDO, उसके बाद SD रैम बनी 96 में, और उसके बाद RD रैम बनी 98 में, उसके बाद DDR SD रैम बनी 2000 में, 2000s में। फिर उसके बाद DDR2 2003 के अंदर, DDR3 2007 के अंदर और DDR4 2012 के अंदर, और एक और रहेगी इसके अंदर DDR5, वो भी बन चुकी है जो कि 2019 के अंदर बन चुकी है। तो ये थे कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम इन्वेंट हुई थी, कौन से सन के अंदर इन्वेंट हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रैम। अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ वो रैम का चला हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको मेमोरी बता रहा था कि नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। इसको मैं किसी और वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको बताना है कि रैम क्या होता है। रैम फिलहाल बता चुका हूँ, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब रैम कितने प्रकार की होती है, तो वर्तमान समय के अंदर 2 टाइप की रैम का यूज किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, लिखा हुआ है SRAM, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से ही पता लग रहा है स्टैटिक यानी कोई स्टैटिक यानी फिक्स डाटा कोई इसके अंदर स्टोर होता होगा, और डायनामिक यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो स्टैटिक रैम है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। मतलब जो भी एक बार इसके अंदर डाटा आपने फीड कर दिया वो सदा के लिए इसके अंदर फीड हो जाता है। ये एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसके अंदर से आप डाटा या इसके अंदर से पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा जो है वो ऑफ नहीं होता। और इसके अंदर जो है मैनी ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, यानी जो भी डाटा स्टोर होता है वो इसके ट्रांजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है।
जबकि डायनामिक रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसके अंदर डाटा जो है टाइम पे लॉस होता रहता है, क्योंकि इसको रिफ्रेश की नीड रहती है हर टाइम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इसके कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होता है, यानी इसके अंदर मैनी टाइप के कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं और साथ में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप SRAM और DRAM। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि स्टैटिक जो है या डायनामिक जो है। SRAM की बात करें, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, इसको कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और जो डायनामिक रैम है उसको लॉन्ग यानी लंबी बड़ी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा मेमोरी की। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो नॉर्मली आजकल हम रैम यूज़ कर रहे हैं, चाहे DDR1 2 3 कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो DRAM के नाम से जानी जाती है, मतलब वो डायनामिक रैम होती है। स्टैटिक रैम जो है ज़्यादातर आपकी लैच कैच मेमोरी में या बाइस में यूज़ की जाती है। आगे लिखा है एक्सेस टाइम इज़ लो, मतलब जो इसका टाइम एक्सेस करने का वो बहुत कम है, कम टाइम में इसको ये एक्सेस कर सकती है। और जबकि DRAM का जो एक्सेस टाइम है वो मोर है, ज़्यादा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा लेती है। फास्टर एक्सेस टाइम, सॉरी डू नॉट रिफ्रेश, मतलब इसको रिफ्रेश की नीड नहीं होती है, जबकि रैम को यानी जो DRAM है उसको नीड रहती है रिफ्रेश होने की। फास्टेस्ट एक्सेस टाइम वही दोबारा से आ गया कि ये बहुत जल्दी डाटा एक्सेस करती है और ये स्लोवर करती है जो DRAM होती है। इसको मोर पावर कंजप्शन की जरूरत होती है और इसको लेस पावर कंजप्शन की जरूरत होती है। और इसका यूज़ जो होता है SRAM का वो कैश मेमोरी के अंदर किया जाता है, और डायनेमिक रैम का जो यूज़ है वो मेन मेमोरी के लिए नहीं, हार्ड डिस्क के लिए, हार्ड डिस्क का डाटा CPU तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, टाइप ऑफ DRAM यानी डायनामिक रैम के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सामने दो प्रकार की रैम है, डायनामिक रैम के अंदर भी दो प्रकार की रैम है, SD रैम और साइड में लिखा हुआ OS रैम, ठीक है। तो जो SD रैम है ये आपकी डेस्कटॉप के अंदर यूज़ की जाती है, और जो SO रैम है ये आपकी लैपटॉप के अंदर यूज़ की जाती है। इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है साइज़ का, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी का कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आप अगर आप SD रैम की साइड देख रहे हो तो इसमें भी DDR4 तक की काउंटिंग दिखाई दे रही होंगी आपको। अगर आप SO रैम की साइड देख रहे हो तो इसमें भी आपको 4 तक की काउंटिंग दिखाई दे रही है। आप पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें, जो जिसके आगे DDR1 लिखा हुआ है DDR1 है, जिसके आगे 2 लिखा हुआ 2 है, DDR3 DDR4। अब थोड़ा अगर ध्यान दोगे इनके मिड पॉइंट के साथ, मिड पॉइंट के अंदर आप, तो मिड पॉइंट के अंदर जहाँ मेरा माउस का कर्सर है तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो इन्हीं पॉइंट से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये DDR1 है या 2 है। फिजिकल साइज इनका सेम रहता है। यदि मैं बाई साइज़ की बात करूं, अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं तो सभी रैम का साइज जो है एक जैसा रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनकी पिन्स का पता होना चाहिए कि DDR1 में कितनी पिन होती है, DDR2 में कितनी होती है, 3 में, 4 में, वो दोनों में ही होता है। यानी स्टैटिक डायनामिक में और SO रैम में दोनों के अंदर आपकी पिन्स का यूज होता है किसी चीज़ को या किसी रैम को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाय फिजिकली आप इसको नहीं पहचान सकते, हाँ बस इसके ऊपर जो स्टिकर्स लगा होता है उस स्टिकर को आप देख के तो ज़रूर पहचान सकते हो। लेकिन बाय प्रैक्टिकली इसको पहचानने के लिए या तो इसकी पावर्स का आपको पता होना चाहिए कितने पावर्स की है, या इसकी पिन्स का आपको पता होना चाहिए कि इस रैम के अंदर इतनी पिन है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी रैम के अंदर कितनी पिन है, वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। जो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड है वो आपको दिखाई दे रही होगी 144 पिन, मतलब ये जो है DDR1 के अंदर है। DDR2 के अंदर जो है 200 समथिंग पिन है, और DDR3 के अंदर 204 यानी 204 पिन है DDR3 के अंदर। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट के अंदर, पिक्चर नहीं लगाई मैंने, 260 पिन होती हैं DDR4 के अंदर। ये लैपटॉप के अंदर जो रैम लगती हैं ये उनकी बताई है मैंने। जो बीच में मैंने खाली छोड़ा हुआ है जिसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा ओल्ड टाइप की रैम है, आज के टाइम में इनका यूज़ नहीं होता। अगर आप इनको इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेस्कटॉप रैम की साइड। डेस्कटॉप रैम में यहाँ पर दिया गया है जो RIMM रैम है उसके अंदर 184, और जो DDR1 है उसके अंदर भी 184 का यूज़ किया जाता है पिन के अंदर, और सॉरी पिन का। नेक्स्ट है हमारा DDR2 के अंदर 240 पिन का यूज़ किया गया है, DDR3 के अंदर भी 240 पिन का यूज़ किया गया है। लेकिन जो DDR4 है उसके अंदर 288 का पिन्स का यूज़ किया गया है।
तो इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देख ले और थोड़ा ध्यान से समझ ले, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि DDR2 के अंदर कितनी पिन्स होती हैं या DDR3 के अंदर कितनी पिन्स होती हैं, तो आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो। तो इन पिन के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर किसी रैम के अंदर 240 पिन है तो वो DDR3 या DDR2 हो सकती है। अगर किसी रैम के अंदर 288 पिन है तो वो DDR4 रैम हो सकती है, ये फिक्स होता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रैम की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको या तो फिजिकली आपको उसकी पिन्स के बारे में पता होना चाहिए या उसकी वोल्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वोल्टेज की बात करते हैं, अगर किसी रैम के ऊपर वोल्टेज आपको आइडेंटिफाई करनी आती है या सॉकेट के ऊपर आइडेंटिफाई करनी आती है तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि इसमें कौन सी रैम लगनी है या कौन सी रैम है ये। यदि SD रैम की बात करें तो SD रैम जो है 3.3 वोल्टेज से की पाई जाती है, 3.3 वोल्टेज उसके अंदर होती है। DDR1 की बात करें तो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो 2.5 से लेकर 2.6 के बीच में हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये वोल्टेज कहाँ पर होती है, जिससे हम देख पाएँ कि ये इतनी वोल्टेज है तो इसमें ये वाली रैम लगेगी। DDR2 की बात करें तो 1.8 इसके अंदर वोल्टेज यूज़ होती है, या क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 1.8 वोल्टेज किस रैम के अंदर यूज़ होती है, तो उसका आंसर होगा DDR2। इनमें से कोई भी हो सकता है, या कई बार यही पूछ लिया जाता है कि DDR4 रैम की वोल्टेज बताओ। नेक्स्ट है DDR3 की जो वोल्टेज है यहाँ पर थोड़ा गलती होगी हमसे लिखने में। आप जो पहला पॉइंट है उसको इग्नोर करें, यहाँ पर लिखा है 1.5 वोल्टेज इसके अंदर यूज़ होती है और 3.5 को आप इग्नोर करें, ये थोड़ा गलती से हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास DDR4। यहाँ पर DDR4 के अंदर जो यूज़ होती है वोल्टेज वो होती है 1.2 वोल्टेज यूज़ होती है। अगर आप देख पा रहे हो जो सबसे कम वोल्टेज यूज़ हो रही है वो 1.2 यूज़ हो रही है, जो कि DDR4 के अंदर है। वही बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा होता जाएगा, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो गया, रैम की स्पीड बढ़ जाएगी, रैम की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी वोल्टेज भी कम हो जाएगी। वोल्टेज कम होगी तो वोल्टेज कंजक्शन कम होएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। यानी वही बात है कि DDR3, DDR4, DDR5 भी बन चुकी है, लेकिन उसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया। तो DDR4 तक फिलहाल मैंने दिखाया हुआ है। तो DDR4 जो वर्तमान समय में अधिकतर DDR4 यूज़ की जा रही है, DDR5 अभी तक मार्केट में नहीं आई है। तो ये वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है इन्हीं का सब कुछ लेना देना होता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी बनाई जाती है DDR1, 2, 3, 4 या समथिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस पर इतनी वोल्टेज लिखी होती है। आपने देखो कभी ना कभी या किसी पिक्चर में, बाय प्रैक्टिकली तो मुझे पता नहीं आपने मदरबोर्ड देखा होगा कि नहीं, आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि इस प्रकार के रैम स्लॉट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच बिल्कुल मिड जहाँ पर मैंने रेड कलर किया हुआ है, यहाँ पर एक वोल्टेज लिखी होती है। वो वोल्टेज मैंने यहाँ पर जूम करके भी दिखाया हुआ है। अगर मैं पहली वोल्टेज बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है 2.5, यानी अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 2.5 वोल्टेज किस रैम में यूज होती है, तो वहाँ पर ये वाली रैम लगेगी। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ सेकंड में, यहाँ पर लिखा 1.8 यानी DDR2 यहाँ पर रैम लगेगी। अगर यहाँ की बात करूँ थर्ड की बिल्कुल लास्ट में जो दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ 3.3 यानी इसमें स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम लगेगी, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम लगेगी। तो यानी इस प्रकार आप किसी रैम की वोल्टेज को फाइंड कर सकते हो और वोल्टेज के अकॉर्डिंग रैम का पता लगा सकते हो कि ये इसमें DDR1 लगनी है कि 2 लगनी है कि 3 लगनी है कि 4 लगनी है। अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं कि भी जो रैम है किस किस कैपेसिटी की पाई जाती है। जो सबसे स्टार्टिंग में रैम बनी थी वो 256, मतलब जो करंट टाइम की जो SD रैम की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहली जो स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम बनी थी वो 256 MB, और फिर उसके बाद 512, फिर उसके बाद 1 GB, 2 GB, 3 GB नहीं, 2 से 4, 4 से फिर 8, यानी वर्तमान समय में 8 GB की एक रैम उपलब्ध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ रैम, मतलब कि रैम कहाँ लगाई जाती है कंप्यूटर के अंदर। देखो ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट वाली पे ग्रीन मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे सॉकेट्स दिए गए होते हैं, इन सॉकेट्स के अंदर रैम लगाई जाती है। और यहाँ पर राइट साइड में आपको ग्रीन रेड मदरबोर्ड में लगी हुई नज़र भी आ रही होगी, ये रैम लगी हुई है। यानी इस प्रकार आप कंप्यूटर के अंदर रैम लगा सकते हो।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, रैम हम डेस्कटॉप में लगा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में कैसे लगा सकते हैं। लैपटॉप में भी सेम वही तरीका होता है, लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपके लैपटॉप के सॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सॉकेट में कौन सी रैम लगेगी, लेकिन तकरीबन फिजिकल साइज सबका सेम रहता है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो रैम के सॉकेट्स होते हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर जो सॉकेट्स की या स्लॉट्स की संख्या होती है वो 2 या 4 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रैम। रैम दिखाई कैसे देती है। रैम इस प्रकार की दिखाई देती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेड कलर मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर लॉक दिया गया होता है, यानी जो सॉकेट के अंदर लॉक होते हैं वो इन रेड कलर के पॉइंट्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैम जो है बाहर नहीं आती है। बीच में एक आपको ग्रीन कलर का कट दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। ये एक बीच में कट दिया गया होता है जानबूझ के, ताकि गलती से कोई दूसरी रैम इसके अंदर ना लग पाए। इसी की वजह से भी आप कई बार आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये DDR1 है, 2 है, 3 है। यानी अगर किसी मदरबोर्ड में DDR2 रैम लगी हुई है, अगर आप उसमें DDR3 या 4 लगाओगे तो नहीं लगेगी। इसी कट की वजह से सॉकेट के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाती है। अगर ये कट ना हो तो कोई भी रैम किसी भी कंप्यूटर में लग सकती है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ, ये इसके इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती हैं, यानी IC लगी होती हैं, जिनके अंदर ये डाटा स्टोर करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रैम जो है सॉकेट के अंदर लगाई कैसे जाती है। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पहले लॉक को ओपन करना है। लॉक को ओपन करने के बाद आपने उसको रैम को नीचे की तरफ पुल करना है, उसके बाद लॉक को अंदर की तरफ लगा देना है। लगा तो दिया, अब निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए यहाँ पर दोनों लॉक को आप जो एरो दिखाई दे रहे हैं उन एरो के अकॉर्डिंग पुल करोगे। पुल करने के बाद फिर आप रैम को अप साइड पुल कर सकते हो, खींच सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज में बताया गया कि प्रोग्राम विल लोड मच फास्टर, मतलब इसके अंदर जो प्रोग्राम लोड होते हैं या इसकी जो रीड और राइट स्पीड होती है वो अन्य मेमोरी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। पावर एफिशिएंट होती है ये, अकॉर्डिंग टू अदर जो ड्राइव्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। डिसएडवांटेज वही है कि ये वोलाटाइल होती है, मतलब रैम के अंदर कोई भी डाटा अगर आपने स्टोर कर रखा है, जब तक पावर है तब तक ये डाटा स्टोर रख सकती है, जैसे ही पावर चलेगी तो इसके अंदर से डाटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेस लिमिटेड, यानी कॉस्ट पर बिट हाइस, मतलब इसमें यह बताया गया कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे हार्ड डिस्क की तरह ये 1 TB 2 TB तक की उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में 8 GB तक की रैम उपलब्ध है, और वही जैसे जैसे इसकी स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ेगा। ये इसकी डिसएडवांटेज मतलब काउंट की गई है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट रैम के बारे में नॉलेज दी है, और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।